नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे जीडीसी एग्ज़ाम जो 21 जून 2023 को कंडक्ट हुआ है। तो जून 2023 में जीडीसी के 4 पेपर हैं वो स्टूडेंट ने भेजे हैं। तो इन पेपर्स में जो जीके के सवाल पूछे गए हैं ये सभी सवाल अभी जो जीडीसी की रिक्रूटमेंट निकल के आई है काफ़ी अच्छे खासे पदों पर, इसमें एएलपी हैं या फिर ट्रेन मैनेजर वगैरह पोस्ट पर, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है जून 2023 में, इसमें जीके के सवाल कवर करेंगे। वैसे यहाँ पर जीडीसी एग्जाम्स में 100 सवाल तो आपके जनरल जो जीके वगैरह के पूछे जाते हैं जिसमें साइंस करंट अफेयर्स इंक्लूड रहते हैं, और 75 सवाल है जो आपके ट्रेड के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैकेनिकल के 75 सवाल है। तो ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। @TTG की पीडीएफ आप, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डायरेक्टली लिंक दी गई है वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। तो ये जो पेपर हैं ये रेलवे रिक्रूटमेंट सेल WR वेस्टर्न रेलवे का है, और ये एएलपी और टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था जो सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर इसका जो मैकेनिकल का जो जीके के सवाल, यहाँ पर जनरल जिसमें साइंस वगैरह सब कुछ सवाल इंक्लूड है। 100 सवाल इस वीडियो में कवर करेंगे। इस प्रकार ये 4 पेपर हैं जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं जून 2023 में, वो सभी एक एक करके कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। पहला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। वैसे ये पूरा हिंदी में पेपर है, एक दो सवाल आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सोडियम का, जिसका सिंबल होता है Na, इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूछा है। तो ये दोस्तों सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, Z बराबर 11। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी सभी कोष में आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लास्ट में 11 टोटल इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे कोष में आ जाएगा। इस प्रकार 281 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब जो सोडियम है इसको Na से डिनोट करते हैं, लैटिन शब्द है। Na का मतलब है नेट्रियम, ठीक है, आपको पूछ लें Na का मतलब क्या है, तो इसका मतलब वो नेट्रियम है। और बाकी आपको पता होना चाहिए जो 2n² वाला फॉर्मूला है, जो कोसेज होते हैं KLMN, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो K में यहाँ पर n के स्थान पर 1 लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है यहाँ पर, इज़ नॉट कंसिडर्ड एज पब्लिक गुड, यानी जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं वो कौन सी नहीं हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो 50% तैयारी आपकी अधूरी मानी जाती है। और यदि आपको तैयारी नेक्स्ट लेवल तक ले जानी है और कैंडिडेट से हटकर काम करना है तो स्मार्ट वर्क के तौर पर डेली आपको प्रैक्टिस के रूप में मॉक टेस्ट लगाना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो सके, एक्यूरेसी बेहतर हो सके, आप गलतियों को सुधार सकें समय रहते। तो इस हेतु आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो, जिसमें सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक पास में मिल जाता है। एक बार पास दे लो, जो भी एग्जाम है स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का, उसी पास में सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है, जिसमें यदि आप TTG के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास और पास प्रो दोनों पर। पास प्रो टेक्स्ट बुक का नया फीचर है जिसमें प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट आपको मिल देंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो मॉक फॉर्म में आपको मिल जाएंगे और उन पर आधारित टेस्ट भी रहेंगे, और उन्हें आप अनलिमिटेड टाइम दोबारा भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको लगता है कि मॉक टेस्ट में दोबारा अटेम्प्ट करना चाहते हो तो वो फीचर भी यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो अच्छा फीचर है। टेक्स्ट बुक पास के बजाय थोड़ा बहुत प्राइस में अभी अंतर देखने को मिल रहा है, बाकी टेक्स्ट बुक पास प्रो की प्राइस ज़्यादा रहती है। तो ये डील ग्रैब कर सकते हो TTG के कूपन कोड के साथ में। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको मिल जाएंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम इंटरफेस और डैशबोर्ड पर आधारित। हमेशा प्राइस वैसे इसकी 359 रहती है और 450 के आसपास रहती है, तो डील का लाभ उठाइएगा। अपन पब्लिक गुड की बात कर रहे थे, जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं यानी समाज के सभी सदस्यों को लाभ जो वस्तुएं पहुंचाती हैं, जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के उनको लाभ पहुंचाने वाली पब्लिक गुड है। जैसे कि यहाँ पर फ्यूल सप्लाई, स्ट्रीट लाइटनिंग। अब स्ट्रीट लाइटिंग है वो, जैसे जो भी गलियों में लाइटें लगी होती है वो सभी को लाभ पहुंचाती है। साइड वॉक से जो पैदल चलने के लिए रहता है, और जो भी लो है रूल्स है वो सभी के लिए। तो फ्यूल सप्लाई है, जो ईंधन की सप्लाई है वो सभी अपनी आवश्यकता अनुसार है, वो ईंधन की सप्लाई खुद लेते हैं, तो वो पब्लिक नहीं है, इंडिविजुअल काम करती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको पब्लिक गुड का नहीं पूछा है तो एक करेक्ट है। 8 बिट। अब कंप्यूटर के भी यहाँ पर काफ़ी सवाल देखने को मिला है, विशेषकर कंप्यूटर सिक्योरिटी से सवाल थे और स्टोरेज से सवाल आपको पूछे गए हैं। और यहाँ पर जो जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ये टफ नहीं होता है, इजी लेवल का पेपर होता है, जहाँ तक मैंने पेपर देखे हैं। अब देखिए 8 बिट हैं, ये कितने बनाते हैं अब आपको पता होना चाहिए। 8 बिट यानी 1 बाइट है, 1 जो बाइट है वो इक्वल होती है 8 बिट के। अब बिट को स्मॉल b से और बाइट को कैपिटल B से डिनोट करते हैं।
और आपको पता होगा बिट में क्या होता है, बिट में 0 और 1 होता है। और बाकी थोड़ा और बेसिक की बात करें तो जो 4 बिट है ना, वो मिलकर एक निब्बल बनाती है। 4 बिट बराबर एक निब्बल, 8 बिट बराबर एक बाइट है। 1024 जो बाइट हो जाती हैं, 1024 बाइट वो बना देती हैं 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट। इसी प्रकार 1024 मेगाबाइट 1 जीबी गीगाबाइट हो जाएगी। और 1024 जीबी मिलकर एक टीबी टेराबाइट बनाती हैं। 1024 टेराबाइट मिलकर एक पेटाबाइट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, द इज कोर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है वो उसका कर्नल होता है। क्या होता है? कर्नल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये कंप्यूटर का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आमतौर पर वेब पेज, वेबसाइट आदि विकसित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो वेब पेज हो गया, वेबसाइट डेवलप करनी है उसके लिए जावा जो लैंग्वेज है उसका उपयोग में लिया जाता है, जावा लैंग्वेज को। और ये सभी लैंग्वेज हैं। असेंबलर क्या होता है? ये लैंग्वेज को कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी जो असेंबलर है वो असेंबली को कन्वर्ट करता है मशीनी कोड में। असेंबली कोड को मशीनी कोड में ये कन्वर्ट कर देता है। मशीनी कोड जो मशीन उसको पढ़ सकती है, विशेषकर 0 1 इस टाइप से। और बाकी जो लैंग्वेज है। अगला सवाल है, गति का वर्णन करने के लिए किन दो मूलभूत गुणों का उपयोग किया जाता है? स्पीड जो गति है उसका वर्णन करने के लिए डिस्टेंस और जो गति है उसी का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर UEFA यानी जो यूरोपियन वुमेंस एसोसिएशन फुटबॉल कंपटीशन है, ये महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? UEFA महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला है दोस्तों मनीषा कल्याण। ऑप्शन 2 मनीषा कल्याण करेक्ट हो जाएगा। और 2022-23 में UEFA महिला चैंपियंस लीग की विजेता है वो बार्सिलोना रही है। और भारत की तरफ से इस टाइप की लीग खेलने वाली महिला थी मनीषा कल्याण। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, कौन सा कथन सही है? अब स्टेटमेंट देखिएगा, अंतराणुक दूरी। अब अंतराणुक दूरी है ठोस, द्रव, गैस जो मैटर है उनमें सबसे अधिक किसमें होती है? जिसमें अणुओं की मध्य दूरी ज़्यादा होती है। अब गैस के अणु हैं वो दूर दूर होंगे तो उनकी मध्य दूरी ज़्यादा होगी, तो सबसे अधिक अंतराणुक दूरी गैस में होगी और उससे कम होगी तरल में, और सबसे कम अंतराणुक दूरी ठोस में होगी। तो ये सही आपको दे रखा है। अंतराणुक बल है, अब जिसमें अंतराणुक दूरी कम होगी तो वो मजबूती से बंधे होंगे तो उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा। अंतराणुक बल है, नज़दीक नज़दीक होंगे तो आकर्षण बल ज़्यादा है, तो ठोस में इसका उल्टा हो जाएगा। अंतराणुक बल ठोस में ज़्यादा, दरों में उससे थोड़ा कम, गैस में सबसे कम। और गैस और तरल दोनों क्या है? दरों है। यानी गैस आप कह सकते हो, जो गैस और लिक्विड है, तरल यानी जो लिक्विड और गैस है ये दोनों ही क्या है? फ्लूइड है। दोनों ही फ्लूइड्स हैं, दरों हैं। यानी जो फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं वो फ्लूइड्स होते हैं, जिसमें गैस और लिक्विड दोनों ही फ्लो और मूव कर सकते हैं। अगला सवाल है, मध्यकालीन युग में सुनार, लोहार, कांसेकार, राजमिस्त्री आदि का कार्य किससे संबंधित है? तो सुनार, लोहार, कांसेकार, राजमिस्त्री हैं ये विश्वकर्मा समुदाय से संबंधित हो जाएंगे। अदर समुदाय में जैसे कि आप विकल्प देख पा रहे हो, सलियार समुदाय, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी सवाल पूछा हुआ है। सलियार समुदाय है, इनका क्या कार्य था? अब ये सलियार समुदाय है, इसको दोस्तों केकोलार कम्युनिटी समुदाय भी कहा जाता था। और ये थे बुनकर। क्या थे? बुनाई का काम, बुनकर थे ये। तो बुनकर थे और मंदिरों को दान देकर ये समृद्ध समुदाय बन गया था। मंदिरों को इन्होंने काफ़ी बुनकरों ने दान दिया। केकुलार जो सलियार समुदाय है तो ये समृद्ध समुदाय बन गया था। और जो अग्रसेन के वंशज थे वो अग्रहरि समुदाय कहलाया। नेक्स्ट सवाल है, C12 समस्थानिक, ये द्रव्यमान को एकीकृत द्रव्यमान के रूप में जाना जाता है। तो कार्बन 12 जो आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, 13, 14 के फॉर्म में मिलता है, जिसमें विशेषकर कार्बन 12 है वो सबसे ज़्यादा रहता है, बाकी कुछ नगण्य है एक तरीके से। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान यूनिट है, जो परमाणु द्रव्यमान यूनिट है इसकी डेफिनेशन में काम आता है C12 आइसोटॉप्स। तो एक परमाणु द्रव्यमान यूनिट है ये कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का, जो कार्बन 12 आइसोटॉप्स का जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसके द्रव्यमान का 1/12वां भाग है। तो एक जो AMU है, एटॉमिक मास यूनिट है, वो कार्बन 12 का जितना द्रव्यमान है ना उसका 12वां भाग होता है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, एयरलाइन के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी भारतीय यात्री वाहक बन गई है? तो एयरलाइन के पायलटों को इस टाइप से ट्रेनिंग दी जा रही है कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली के द्वारा। ये एयरलाइन बनी है एयर एशिया इंडिया हो जाएगी। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल नंबर 12,
स्टील किस धातु से बना एक मिश्र धातु है? स्टील की बात करें तो स्टील बना होता है क्रोमियम से, मोलिब्डेनम से, मैंगनीज से, और इसमें इस्पात प्लेट भी होता है। और बाकी मैं बात करूँ स्टेनलेस स्टील की, तो स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है सबसे अधिक। स्टेनलेस स्टील में 75% आयरन, क्रोमियम होता है 15%, निकल होता है 10% के आसपास, और बाकी कार्बन होता है 1% से भी कम। और नेक्स्ट यहाँ पर और भी जो एलॉय है, मिश्र धातु हैं, उनका आपको कंपोजिशन पता होना चाहिए। जैसे ब्रास जो पीतल है, ब्रास पीतल किससे बना होता है? तो पीतल होता है कॉपर 70% और जिंक होता है 30%, तो ये पीतल का हो जाएगा। कांसा जो ब्रॉन्ज है, कांसा बना होता है कॉपर 80% और टिन होता है 10%। सोल्डर होता है टिन और लेड का। गन मेटल होती है कॉपर, टिन और जिंक का। जर्मन सिल्वर होती है, अब देखिए जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, चांदी नहीं होगी जर्मन सिल्वर में। निकल कॉपर जिंक होता है निक्कू जी। निकल सबसे कम होती है 20%, जिंक होती है 20, और कॉपर होता है अधिकतम 60%। और नेक्स्ट वाला लिख लेते हैं यहाँ पर निरोगी हरियाणा। ये जो सूचीबद्ध अंत्योदय परिवार है निरोगी हरियाणा में, जो अंत्योदय परिवार है उनके लिए ये हरियाणा की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत कौन से लाभार्थियों को लाभ मिलेगा? तो अंत्योदय परिवारों की जो लिस्ट है निरोगी हरियाणा में, उन्हें निःशुल्क व्यापक स्वास्थ्य जांच वगैरह है। अब टेस्ट है, कोई भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट किया जाता है, तो वो जांच है बिल्कुल निःशुल्क व्यापक स्वास्थ्य जांच है वो निरोगी हरियाणा, जिसमें अंत्योदय परिवार के स्वास्थ्य जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको स्वास्थ्य योजना में लाभ मिलेगा। अगला सवाल नंबर 14, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के तहत किसको उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? अब दोस्तों, जो यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में 3 प्रमुख कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, जिसमें जो उत्कृष्टता का पुरस्कार है वो छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय म्यूजियम मुंबई को दिया गया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय म्यूजियम जो मुंबई है उसको उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया गया। और विशिष्टता के पुरस्कार की बात करें तो ये जो 2022 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में विशिष्टता का पुरस्कार गोलकुंडा की बावड़ी हैदराबाद को दिया गया। मेरिट का पुरस्कार डोमकोंडा किला तेलंगाना और भायखला स्टेशन मुंबई को दिया गया। और बाकी इसमें विश्व स्तरीय जो इंटरनेशनल प्राइज भी दिया गया है यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में। तो इंटरनेशनल रूप से 6 देश यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, जो 13 परियोजना इन 6 देशों की शामिल है। 6 देश कौन से इसमें? अफगानिस्तान, चाइना, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड। अगला सवाल है सेव ए वर्ड डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी ऑटोमेटिकली आप जो भी एंट्री करते हो MS वर्ड में, जो भी डॉक्यूमेंट में आप कुछ एडिटिंग वगैरह करते हो MS वर्ड में काम कर रहे हो और ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट सेव होता रहे, इस टाइप का जो ऑटो सेव है वो काम करता है। समय समय पर वो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट को सेव करेगा, ऑटो सेव। Ctrl+S है, इससे आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। जहाँ से पहले से ऑलरेडी आपका फाइल पड़ी हुई है किसी फोल्डर में, उसी नाम से दोबारा यदि आपने उस डॉक्यूमेंट में कुछ संशोधन किया है, Ctrl+S करके उसको आप सेव कर सकते हो। सेव एज का मतलब उस फाइल का आप नाम चेंज करना चाहते हो, अलग फोल्डर में रखना चाहते हो, सेव एज का इस्तेमाल F12 शॉर्टकट कुंजी के माध्यम से कर सकते हो। Ctrl+S तो सेव का कार्य करेगा, या फिर Ctrl+Shift के साथ S करने पर भी सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 16, किसी भी प्रकार के अवांछित डिजिटल संचार को भेजना या फिर उन्हें फॉरवर्ड करना जो थोक में भेजा जाता है, यानी बल्क फॉर्म में, अवांछित आप नहीं चाहते हो फिर भी बल्क फॉर्म में आपके पास, बल्क का मतलब है एक से ज़्यादा को भेजना एक साथ एक से ज़्यादा डिवाइसेज में कोई भी अवांछित कम्युनिकेशन मैसेज वगैरह भेजा जाता है तो वो स्पैमिंग कहलाता है। स्पैम किया जा रहा है। स्पैम मतलब बल्क में, थोक में कोई भी डिजिटल संचार है वो अवांछित है, वो भेजा जा रहा है, वो स्पैमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्पूफिंग भी एक होता है, फिशिंग भी, ये सभी हैकिंग का काम होता है, फिशिंग है। और स्पूफिंग जैसे पेटीएम का स्पूफ ऐप बन गया, उसके जैसा ही डुप्लीकेट एक फ्रॉड ऐप बन जाता है तो स्पूफिंग हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पारा और ब्रोमीन के अलावा अन्य धातु का नाम बताएं जो कमरे के तापमान की तुलना में हल्के गर्म पर तरल होते हैं, तो वो हो जाएगी फ्रांसियन। पारा और ब्रोमीन है, ये तो लिक्विड होते ही है कमरे के तापमान पर। तो इसी के अलावा अन्य कौन सी धातु हैं जो कमरे के तापमान पर हल्के गर्म लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, तो वो फ्रांसियम हो जाएगा। अब फ्रांसियम की बात करें
इसका परमाणु क्रमांक होता है 87 फ्रांसियम का, और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा विद्युत धनी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट है वो सीजियम है। सीजियम के बाद जो मोस्ट अधिकतम जो सबसे अधिक विद्युत धनी सेकेंड एलिमेंट है वो फ्रांसियम ही है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 18, किसको पृथ्वी के ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता है? यानी ग्रीन हाउस गैसेज की बात हो रही है, कौन सी नहीं है। अब ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाती है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और बाकी सभी ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन वगैरह भी ग्रीन हाउस गैसेज में आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना है? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जिसका नाम है वानिकी विश्वविद्यालय। तो वानिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट जो वानिकी है फॉरेस्ट्री, ये स्थापित कहाँ पर होगी? तेलंगाना में होगी, हैदराबाद में होगी। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में वानिकी कॉलेज और अनुसंधान संस्थान जो FCRI है उसका विस्तार करके उसका नाम वानिकी विश्वविद्यालय किया गया, जो कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय है। और मैं बात करूँ ओवरऑल विश्व स्तर पर ये तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय है रशिया और चाइना के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर है, जैसे जैसे दो नाभिकों के बीच की दूरी कम होती जाती है तो नाभिकीय बल बनता है। अब दूरी जैसे जैसे आप और कम करेंगे तो नाभिकीय बल वहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा, और ज़्यादा आप नज़दीक नहीं ला सकते, तो फिर वो विकर्षण अपकर्षण का काम करेगा। अब यहाँ पर आपको पता होगा आकर्षण बल होता है दो नाभिकों के बीच के, आपस में आकर्षण बल होता है नाभिकीय बल, लेकिन दूरी की यहाँ पर लिमिट होती है, यानी 0.5 फर्मी, 0.5 फर्मी, एक फर्मी होती है दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर, और उसका हाफ कर दो वो 0.5 फर्मी हो जाएगा। उससे कम यदि डिस्टेंस हो जाए नाभिकों के मध्य तो वहाँ पर अपकर्षण का काम करेगा, आकर्षण के बजाय वो विकर्षण अपकर्षण हो जाएगा, यानी नाभिक के बल कमजोर होता चला जाएगा वहाँ से। तो नाभिक के बल आवेशों से स्वतंत्र होता है, ऐसा नहीं प्रोटॉन पर अलग लगता है न्यूट्रॉन पर, ये आवेश से फ्री होता है। दो प्रोटॉनों के बीच में नाभिक के बल दो न्यूट्रॉन के बीच या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच के बल के समान होता है, आवेश के स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP है, इसकी सिफारिश या फिर इसको निर्धारित कौन करता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस को CACP करता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग इसको निर्धारित करता है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है किसी भी कॉमोडिटी की, वो मिनिमम प्राइस जिससे कम प्राइस पर कोई भी नहीं खरीद सकता है। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं सवाल नंबर 22, 30 अक्टूबर 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वडोदरा में C925 विमान के लिए विनिर्माण सुविधा की आधारशिला रखी गई। तो ये C295 ये किस टाइप का विमान है? तो ये जो विमान है एयरक्राफ्ट है, ये परिवहन विमान है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट परिवहन का विमान हो जाएगा, लड़ाकू वगैरह नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो EBG कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला पहला बैंक है? तो HDFC बैंक है। 12 सितंबर 2022 को ये भारत का पहला EBG पार्टनरशिप करने वाला बैंक है, जो कि नेशनल E-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप हुई है। और वैसे दोस्तों बैंक गारंटी है वो लिखित में पहले समय लग जाता था, 2 से 3 दिन वो लिखित में एग्रीमेंट होता था बैंक गारंटी का, उसी को अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑटोमेटिकली वो बहुत ही कम समय में हो जाएगा, इंस्टेंट। वो HDFC बैंक ने इसकी शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट वाला निम्नलिखित में से कौन कार्बन का शुद्ध रूप है? अब कार्बन के शुद्ध रूप में वैसे हीरा तो सबसे शुद्ध रूप है, बाकी फुलरिन है, कॉक वगैरह है, शुगर, चारकोल, ये भी शुद्ध रूप में आते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अगला सवाल नंबर 25 है, कैथोड और एनोड है, इनसे यात्रा करने वाले नकारात्मक आवेशित कण की एक जो धारा है, करंट है, वो कैथोड किरणें कहलाती हैं। कैथोड किरणें क्या होती हैं? तो कैथोड और एनोड से यात्रा करने वाली जो एक नेगेटिव चार्ज जो कण है वो आपका कैथोड किरण कहलाती है। उनकी एक कणों की एक धारा बन जाती है, वो कैथोड किरणें होती हैं। अब जो कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड की बात करें तो एनोड जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। नेक्स्ट वाला नंबर 26, निम्न में से कौन मालवेयर है? तो ये फिर पूछ लिया कंप्यूटर में, जो सेफ्टी वाला, सिक्योरिटी वाला, जो कि आपके डिवाइस में सेंधमारी करते हैं। मालवेयर में ट्रोजन हॉर्स आ जाएंगे, स्पाईवेयर आ जाएंगे, वर्म्स आ जाएंगे, ये सभी मालवेयर के ही प्रकार हैं जो हैकिंग का काम करेंगे। निम्नलिखित में से कौन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स में जो इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा है, वो शामिल रहती है। थर्मोडायनेमिक आप पढ़ेंगे तो आंतरिक ऊर्जा उसमें होगी, एंट्रोपी होगी, एंथैल्पी होगी। एंथैल्पी एक ऊर्जा ही है आंतरिक ऊर्जा के रूप में। एंट्रोपी है एक अव्यवस्था का माप है, पैमाना है,
यानी जिसकी एंट्रोपी ज़्यादा है तो वहाँ पर अव्यवस्था ज़्यादा है। नासा का MOXIE प्रयोग किससे संबंधित है? जो MOXIE मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, जो एमऑक्सी है। ये अब ऑक्सी आ रहा मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑक्सीजन की बात हो गई। अब विकल्प से आप डायरेक्टली इसको एलिमिनेट कर सकते हो सभी को, यानी ऑक्सीजन वाला करेक्ट होगा। तो मैरियन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ऑक्सीजन का उत्पादन करना, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की उत्पादकता से संबंधित है मॉक्सी, जो नासा का है। अब नासा को मंगल ग्रह पर मानव अन्वेषण की तैयारी में मदद कर रहा है ये मॉक्सी। मॉक्सी क्या है? भविष्य के खोजकर्ताओं के लिए ईंधन जलाने और सांस लेने के लिए मंगल ग्रह के वातावरण से ऑक्सीजन का उत्पादन करने के तरीके का परीक्षण है कि मंगल ग्रह में किस टाइप से ऑक्सीजन है वो उत्पादित किया जा सकता है ईंधन जलाने और सांस लेने के लिए। तो वो है मॉक्सी कार्य करेगा। अगला निम्नलिखित में से भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य क्या है? भाई 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आपको पता होना चाहिए। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड हुई है और उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। और फिलहाल जो फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में ऐड की गई वो कहाँ पर है? भाग 4 क आर्टिकल 51 क में टोटल अभी 11 मौलिक कर्तव्य। आपको पूछ ले 11वां कौन सा और कब ऐड किया गया? 11वां मौलिक कर्तव्य आप कहेंगे 51 क में जो के वाला है ना, वो माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य है। ये 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जोड़ा गया। बाकी जो भी मौलिक कर्तव्य हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें, ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में रखें, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, जो विकल्प में आपको मिलेगा जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना। ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि आपको डी में मिलेगा 51 का डी में। ई में भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना। एफ में है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे निर्माण करें। जी में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करें। अभी हाल ही के एसएससी में पूछा गया है 51 का जी में क्या है, तो प्राकृतिक पर्यावरण का है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना एच में। आई में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित। जे की बात करें तो व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना। और के का माता पिता का दायित्व है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। अगला सवाल है कंप्यूटर सिक्योरिटी का। फायरवॉल एक सुरक्षा प्रणाली है जिसे किसको कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर या बाहर रोकने के लिए डिजाइन किया गया। फायरवॉल है वो कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो अनाधिकृत पहुंच होती है, जिसको आपको ज़रूरत नहीं है कोई आपको बिना अनुमति लिए कंप्यूटर के आपके नेटवर्क में घुस जाएं, तो इसलिए एक वॉल खड़ी कर दी जाती है जो अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, अटैक को रोकने के लिए काम करती है। तो वो अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए फायरवॉल यहाँ पर काम करती है, नेटवर्क सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के एक उदाहरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है उनका अपशिष्ट है वो एक तरीके से सेंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलार्म है, सायरन है, टीवी है, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट हैं। ये ऑप्शन से बिल्कुल आप डायरेक्टली कर सकते थे। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए स्रोत कोड को मशीन भाषा निर्देशों के एक सेट में अनुवाद करना। उच्च स्तरीय भाषा मतलब जो आप पढ़ सकते हो, जैसे कि ये जो आपको भाषाएं मिल रही है ना लिखी हुई, जिसमें कहीं अंग्रेजी में, हिंदी में, तमिल में, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर उसको डायरेक्टली कैसे रीड कर पाएगा? तो उसको कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा मशीनी लैंग्वेज में, जिसको कंप्यूटर आगे प्रोसेस कर पाए, चीज़ों को आसानी से कोड कर पाए। तो उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज को किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है? मशीनी लैंग्वेज में। तो वहाँ पर कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में संकलक हिंदी में दे रखा है, तो यहाँ पर कंपाइलर देना चाहिए, थोड़ा ईजी हो जाए। कंपाइलर प्रोग्राम को उच्च स्तरीय भाषा से जो मशीनी में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार एक इंटरप्रेटर भी होता है। अब इंटरप्रेटर आप कह सकते हो द्विभाषी, जो भाषाओं को अनुवाद करता है ना, वही। तो इंटरप्रेटर भी क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा है जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करता है मशीनी कोड में। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो एक साथ कन्वर्ट नहीं करता। कंपाइलर क्या करेगा? प्रोग्राम चलने से पहले ही एक साथ पूरी लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट कर देगा। और इंटरप्रेटर करेगा लाइन वाइज लाइन, इस लाइन को पहले किया फिर दूसरी लाइन को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अगला सवाल नंबर, और बाकी एक असेंबलर भी होता है। असेंबलर है वो असेंबली को कन्वर्ट करता है मशीन में, न कि हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है, बचत बैंक जमा पर ब्याज दरें किसके द्वारा प्रशासित होती हैं? आपका जो सेविंग अकाउंट बैंक में पड़ा है, किसी भी बैंक में, एसबीआई में, आईसीआईसीआई में, एचडीएफसी में, तो वहाँ पर आपके पास सेविंग अकाउंट में कुछ रुपए हैं तो उस पर आपको ब्याज मिलता है। तो वो ब्याज दर कौन निर्धारित करता है? लगभग 3.5% जो इंटरेस्ट रेट रहती है एफडी की, लगभग आधी। तो वो जो ब्याज रेट है वो कौन डिफाइन करता है कि कितने परसेंटेज आपको ब्याज मिलेगा सेविंग अकाउंट में पड़े धन पर? तो वो दोस्तों निर्धारित करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 मार्च 2003 से आरबीआई है वो बचत खातों पर ब्याज दरों को नियंत्रित कर रहा है, 1 मार्च 2003 से। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं है केंद्रीय बैंक का, तो ये इनमें से कोई नहीं वाला आप करेक्ट कर सकते थे। अगला सवाल है, एक प्रोग्राम को निष्पादन में क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम को आप प्रोसेस करते हो, निष्पादित करते हो, मतलब वहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला सवाल नंबर 35, गर्म भूजल किस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है? गर्म भूजल है, अब भूजल गर्म है, यानी जो जमीन के अंदर पड़ा हुआ गर्म भूजल है, तो भूतापीय ऊर्जा करेगा ना, नाम से स्पष्ट है, इजी 1 हो जाएगा। क्षार धातुओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्षार धातुएं यानी जो आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एलिमेंट है हाइड्रोजन वाला, जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी एलिमेंट कहलाते हैं क्षारीय धातुएं कहलाती हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं। अब इन एलिमेंट में विशेषताओं की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, यानी बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्षार धातुओं में। जैसे कि आपने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा कि 2, 8, 1 होता है, अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो पहला ही सवाल था। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 होता है, ठीक है, तो ये करेक्ट है। क्षार धातु के परमाणु का आकार अपने अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है, यानी बात कर। अब आप पीरियोडिक टेबल में यदि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे आवर्त में, आपको पता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु जो आकार रहता है एलिमेंट का वो छोटा होता जाता है। जब परमाणु का आकार छोटा होगा तो पहला जो उस आवर्त का पहला एलिमेंट है उसका आकार सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट ग्रुप 1 का एलिमेंट से शुरुआत होती, तो इन सभी एलिमेंट का आकार सबसे बड़ा होगा। धीरे धीरे जब छोटा होता जाएगा आवर्त में लेफ्ट टू राइट आप मूव करेंगे। क्षार धातु आयन जलीय विलयन में बड़े पैमाने पर हाइड्रेटेट होते हैं, जलीय विलयन में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर क्षार धातुओं के आयन है वो हाइड्रेटेट हो जाते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं गलत होगा, असत्य कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक रेसिंग कार में 2 मीटर पर सेकेंड वर्ग का एक समान त्वरण है, आरंभ करने के बाद 5 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? अब दूरी यहाँ पर आपको दे रखा है, त्वरण ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 5 सेकेंड आपको समय दे रखा है, पूछा है कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए एक रेसिंग कार है, शुरुआत में आरंभ करेंगे तो शुरुआत में तो 0 स्पीड से स्टार्ट होगी, यानी जो प्रारंभिक वेग है वो 0 दे रखा है मीटर पर सेकेंड। आपको इसका दूरी पूछा तो आप गति का सेकंड समीकरण इस्तेमाल करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर u यानी प्रारंभिक वेग 0 है, तो t का कितना भी रखो तो वो 0 हो जाएगा। वैसे t आपको 5 सेकेंड दे रखा है, प्लस हाफ at स्क्वायर। a आपको यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 गुणा 2 और t यहाँ पर 5 है तो 5 गुणा 5 यानी 25 हो जाएगा। तो इसको आप 0 हो जाएगा, 0 गुणा 5 और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 25 मीटर है वो डिस्टेंस आ जाएगी, कवर करेगा। अगला सवाल नंबर 38, जब कोई व्यक्ति ब्राज़ील से ग्रीनलैंड की यात्रा कर रहा होता है तो वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ब्राज़ील है यहाँ पर इक्वेटर पर रहता है और ग्रीनलैंड ऊपर ध्रुव की साइड में रहता है। तो ब्राज़ील से वो ग्रीनलैंड जा रहा है, तो ये एक तरीके से जा रहा है ध्रुव की ओर जा रहा है, इक्वेटर उससे ध्रुव की ओर जाना भूमध्य रेखा से। अब ध्रुवों पर आपको पता होगा जो गुरुत्वीय त्वरण है वो सबसे अधिक होता है, गुरुत्वीय त्वरण है वो ध्रुवों पर अधिक होता है, यानी वहाँ पर भार ज़्यादा लगेगा। गुरुत्वीय त्वरण अब भार होता क्या, W बराबर mg तो होता है, जहाँ पर g ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो g ज़्यादा ध्रुवों पर है, जहाँ पर ग्रीनलैंड है तो वेट बढ़ना ही है, ब्राज़ील से ग्रीनलैंड जा रहे हो तो वेट आपका बढ़ जाएगा। और इक्वेटर पर जहाँ पर आपको मिलेगा ब्राज़ील है वहाँ पर थोड़ा कम होता है गुरुत्वीय त्वरण, सबसे कम इक्वेटर पर, सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखते हैं, सतत विकास का क्या अर्थ है? सतत विकास जो सस्टेनेबल जो गोल डेवलपमेंट है। अब सतत विकास का मतलब है आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। ऐसा नहीं कि इस प्रकार विकास करो कि अभी जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है आपके लिए वो विकास हो, आने वाली पीढ़ी को आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, संसाधन का दोहन किए जा रहे हो, तो आने वाली पीढ़ी पर भी उसका प्रभाव न पड़े। आने वाली पीढ़ी से समझौता आपको नहीं करना कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या आवश्यकताएं रहेगी, उनसे समझौता किए बिना जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास है वो है सतत विकास।
अब आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसकी शुरुआत है 2015 में की गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। इसमें टोटल 17 लक्ष्य हासिल करने हैं 2030 तक। तो ये SDG 2015 में शुरुआत हुई, 2030 तक 17 इस प्रकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सभी कंट्री में हासिल करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट सवाल, मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरण में लाए गए पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों को क्या कहा जाता है? जो ह्यूमन लेके आ रहा है एक्टिविटी करके, जो पर्यावरण में मानव प्रदूषण विषाक्त चीजें लेके आ रहा है, तो वो मानव जनित प्रदूषक होंगे ना। ऑप्शन 4 करेक्ट है, वेरी इजी सवाल। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर में एक वास्तविक संख्या को डिफॉल्ट रूप में क्या माना जाता है? एक वास्तविक संख्या रियल नंबर को डिफॉल्ट रूप में माना जाता है फ्लोट माना जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 42, यह है दल बदल के आधार पर निरअहता के संबंध में प्रावधान। दल बदल विरोध है, दल बदल विरोध है ये दोस्तों एक कानून है जो कि कौन सी अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों 1985 में। इस 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में। ऐसा नहीं कि एक कांग्रेस का विधायक डायरेक्टली बीजेपी में चला गया, तो ये डायरेक्टली इस प्रकार एक विधायक है वो दल को बदल नहीं सकता है। और दल बदल करना ही है तो कम से कम वहाँ पर एक पार्टी के 2/3 विधायक है, 3 में से 2 विधायक वो जाने चाहिए दूसरे पार्टी में, तभी ये दल बदल होगा, नहीं तो इसका विरोध होगा। 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान किया गया। 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया है, तो संविधान की 10वीं अनुसूची करेक्ट है। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आकाश का नीलापन है ये दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। वायु में जो अणु हैं सूर्य के प्रकाश को स्कैटर कर देते हैं, स्कैटर यानी प्रकीर्णन यानी फैला देते हैं। अब सूर्य के प्रकाश जो श्वेत प्रकाश है उसमें सबसे अधिक जो कलर फैलता है वो नीला ही फैलता है। ब्लू कलर एक तरीके से नीला कलर है, वो फैलता ज़्यादा, जो फैलेगा वो आपको दिखेगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, कौन सा कार्यक्रमों कार्यों और परियोजना में निजी या सार्वजनिक धन का निवेश है? तो जलवायु वित्त कार्यक्रमों कार्यों और परियोजनाओं में निजी या सार्वजनिक धन का निवेश है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन बढ़ाना है। नेक्स्ट सवाल नंबर 45, 0.3 किलोग्राम की एक मीटर छड़ी को एक सिरे से क्षैतिज रूप से पकड़ा गया है, छोड़े जाने पर इसका कोणीय त्वरण क्या होगा? अब कोणीय त्वरण का आपको पूछा, आप विकल्प से डायरेक्टली कर सकते हो। अब कोणीय त्वरण है तो इसकी यूनिट है वो होगी रेडियस, क्या होगी? रेडियस पर सेकेंड स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर केवल ऐसा एक ही विकल्प है जिसमें इस टाइप से यूनिट आपको देखने को मिल रही है, तो आप डायरेक्टली इसको करेक्ट कर सकते थे। अगला सवाल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको पूछा है। नेक्स्ट सवाल 47, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी? अब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना उन्होंने की थी। 1905 से 1910 तक ये एक्टिव रहा था इंडिया हाउस है, जो ब्रिटेन में भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों हेतु, जो भारत के राष्ट्रवादी विचार हैं, भारत में रोज रह रहे भारतीय छात्रों ने ये इंडिया हाउस की स्थापना है उसमें सहयोग किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। इसी टाइप से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना भी 1905 में की गई, ये भी लंदन में, तो ये की गई है सभी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, ऊर्जा की वह मात्रा जो निरंतर तापमान और दबाव पर एक तरल को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक है। अब लिक्विड को वाष्प में बदलना है तो वहाँ पर किस टाइप की लेटेंट हीट रहेगी? गुप्त ऊष्मा, तो वो रहेगी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो ये है दोस्तों विकल्प जो गलत हो जाएगा। यहाँ पर संक्षेपण की गुप्त ऊष्मा दे रखा है। संक्षेपण का मतलब है एक तरीके से ये संघनन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कंडेंसेशन, संघनन की बात कर रहा है। संघनन का क्या मतलब हो गया? वाष्प से उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना, लेकिन सवाल में उल्टा दे रखा है लिक्विड को वाष्प में करना, तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। ऐसी ऊष्मा जो एकांक द्रव्यमान की दरों को संपूर्ण रूप से बिना ताप कन्वर्ट किए, तो एक ताप को फिक्स कर देगा, ज़्यादा तापमान नहीं बढ़ेगा, उसके बाद यहाँ पर वाष्प को वो कन्वर्ट कर देगा लिक्विड को वाष्प में, ठीक है, वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। नेक्स्ट यहाँ पर, सीसा एक्सपोजर स्वास्थ्य के लिए गंभीर परिणाम हो सकता है। तो जो लेड है, यदि आप लेड आपके शरीर में चला जाता है उस केस में आपकी जो गुर्दा है, किडनी है, उसको डैमेज पहुंचेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर, विश्व की सबसे लंबी नमक गुफा मलहाम का विस्तार कितना है?
जो मलहाम गुफा ये है कहाँ पर? तो विश्व की सबसे लंबी नमक गुफा है, सबसे लंबी साल्ट केव मलहाम है दोस्तों इजराइल में। ये दुनिया की सबसे लंबी नमक गुफा है, 10 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और मलहाम गुफा है ये मृत सागर इजराइल के किनारे माउंट सदोम में स्थित है। ठीक है, इजराइल माउंट सदोम में है, मृत सागर में। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में 2022 में भारत ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए किस देश को पीछे छोड़ा है? तो यहाँ पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडिया बनी है, तो इसमें उन्होंने यूके को पीछे छोड़ा, तो यूके हो जाएगी 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर बात करें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद है चाइना, चाइना के बाद थर्ड है दोस्तों जापान, जापान के बाद है जर्मनी चौथी, और 5वीं है इंडिया, 6ठी है यूके। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 52, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम बंधन ऊर्जा है? बंधन ऊर्जा की बात करें, बॉन्डिंग एनर्जी है, ये जो 17वां ग्रुप है जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप से नीचे की ओर तत्व है यू आ रहे हैं। तो किसमें सबसे कम बंधन ऊर्जा है? सबसे कम बंधन ऊर्जा है वो बॉन्डिंग एनर्जी, जिसमें कमजोर बॉन्ड होगा उसमें सबसे कम बंधन ऊर्जा है। अब कमजोर बॉन्ड किस में होगा? ऊपर से नीचे आप आते हो ग्रुप में, तो वहाँ पर परमाणु का आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने का मतलब है यहाँ पर नाभिक के साथ है वो बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है, तो कमजोर हो जाती है, तो ये यहाँ पर कमजोर बॉन्ड होगा ऊपर से नीचे आने पर दो एलिमेंट के मध्य। हाइड्रोजन तो सेम है ना, बाकी सभी की बात हो रही है, तो यहाँ पर सबसे कमज़ोर बॉन्डिंग है सबसे नीचे वाले एलिमेंट की होगी, सबसे ऊपर वाले में तो मजबूत बॉन्ड है। ठीक है, तो HI की सबसे कमज़ोर है, सबसे मजबूत है वो HF हो जाएगा। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, पासवर्ड चुराने को क्या कहा जाता है? पासवर्ड चुरा देना, यानी वहाँ पर आपके साथ स्पूफिंग की जा रही है, स्पूफिंग की जा रही है, पासवर्ड की चोरी की जा रही है। इस टाइप से स्पूफ आपके सामने वेबसाइट आ गई है, उन्हीं सेम पेज, जैसे फेसबुक का पेज आपको देखने को मिलता है उसी टाइप से एक ऐसा पेज है, आपको लगता है ये फेसबुक का ही पेज है, उसी टाइप से यूजर इंटरफेस है, तो डायरेक्टली आप फेसबुक की जानकारी वहाँ पर डाल देते हो, पासवर्ड यूजर नेम, और आपके साथ वहाँ पर धोखा हो जाता है, पासवर्ड चोरी हो जाती है, तो वो हो जाएगी आपकी स्पूफिंग। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, भारत में UCI MTB एलिमिनेटर विश्व कप, जो माउंटेन बाईसाइकिलिंग ये विश्व कप है, इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जानी है? तो UCI MTB जो एलिमिनेटर विश्व कप है, जो एक बाईसाइकिलिंग का विश्व कप है, ये लेह में इसकी मेजबानी की जानी है, लेह कश्मीर। नेक्स्ट सवाल, मध्य रेलवे के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र के 6 रेलवे स्टेशनों में स्थापित वायुमंडलीय जल जनरेटर, यानी वायुमंडल से डायरेक्टली जो वायुमंडलीय जल जनरेटर है वो, इसका नाम क्या रखा गया है? तो मध्य रेलवे द्वारा ये मुंबई महाराष्ट्र के 6 रेलवे स्टेशनों में वायुमंडलीय जल जनरेटर है, इसका नाम रखा गया है मेघदूत। क्या रखा गया है? मेघदूत है वायुमंडलीय जल जनरेटर। कहाँ पर स्थापित हो रहा है? मुंबई महाराष्ट्र के 6 रेलवे स्टेशन पर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का तत्काल उत्तराधिकारी है? जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई वहां पर राजा बन गया आजम शाह, लेकिन बाद में आजम शाह का युद्ध हुआ और उनको हराकर फाइनल जो राजा था वहां पर वो था दोस्तों बहादुर शाह। तो यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीसरे बेटे मोहम्मद आजम शाह ने खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तत्काल उत्तराधिकारी मोहम्मद आजम शाह था, लेकिन जल्द ही वहाँ पर जज्जऊ की लड़ाई में ये हार गया और बहादुर शाह इनको परास्त कर दिए और बहादुर शाह वहाँ पर राजा बन गए। तो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। उनके पुत्र था जिसका नाम था शाह आलम प्रथम, जो मुजम इसे कह सकते हैं। तो मुजम ने लाहौर के उत्तर में स्थित शाहदौला नामक पुल पर मई 1707 में बहादुर शाह के नाम से अपने सम्राट घोषित किया। तो बहादुर शाह था वहाँ पर, उसके बाद शुरुआत में आजम शाह था। अगला सवाल लिखते हैं 57, जनजातियों को वन अधिकारों से वंचित करने के लिए अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ विद्रोह संग्राम संगमा कब हुआ था? असम में। अब ये आपको याद रखना है, संग्राम संगमा से संबंधित 3 फैक्ट। एक हुआ कब है तो आप कहेंगे 1906 में हुआ है संग्राम संगमा। हुआ कहाँ पर है? असम में हुआ है। किस हेतु हुआ है? तो जनजातियों को वन अधिकारों से वंचित करने के लिए अंग्रेजों का जो शोषण के खिलाफ विद्रोह था, जहाँ पर जनजातियों को वन अधिकारों से वंचित किया जा रहा था, तो ये जो विद्रोह शोषण हो रहा था उसको संग्राम संगमा असम में हुआ 1906 में। नेक्स्ट सवाल नंबर 58, हाल ही में BCCI ने 22 अक्टूबर 2022 को पुरुष और महिला क्रिकेटर दोनों के लिए समान वेतन की घोषणा की है। तो ये आपको पूछा किसकी घोषणा की है समान पुरुष और महिला क्रिकेटर के लिए? तो वेतन इक्विटी नीति की घोषणा की है। इस वेतन इक्विटी नीति में महिला क्रिकेटर और पुरुष क्रिकेटर को पहले अलग अलग वेतन दिया जा रहा था, उसको समान वेतन होगा। अब कितना है? महिला क्रिकेटरों को पुरुष के समान मैच फीस मिलेगी और टेस्ट मैच में प्रत्येक को 15 लाख रुपये, वनडे में 6 लाख रुपये और T20 में 3 लाख रुपये मैच फीस है, जो कि इक्वल है सभी के लिए। नेक्स्ट वाले यहाँ पर
निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में देश की महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई के साथ समझौता किया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ महिला एथलीट का समर्थन करने के लिए जो एचएसबीसी इंडिया ने तो हाल ही में भारत की महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के साथ जो साझेदारी की है वो जो हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचएसबीसी जो एक विश्व की विदेशी भारतीय बैंक है उसने समझौता किया है। अगला सवाल है नागा मिर्च जो किंड चिल्ली है नागा मिर्च है ये उत्सव 2022 का आयोजन कोहिमा जिले के सेई हामा गांव में पहली बार किया गया। ये उत्सव किसके द्वारा प्रायोजित है स्पॉन्सर्ड है? तो ये बागवानी विभाग नागालैंड के द्वारा ये उत्सव आयोजित किया गया है। बागवानी विभाग नागालैंड ने नागा मिर्च उत्सव 2022 का आयोजन किया है कोहिमा जिले के सेई हामा गाँव में पहली बार। नेक्स्ट सवाल नंबर 61 निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का अनुप्रयोग है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का अनुप्रयोग आप ऊपर देखेंगे रडार्स में उपयोग की जाती है ये तरंगें, सुरक्षा कैमरों में इसका उपयोग किया जाता है, जाली बैंक नोटों का पता लगाने के लिए भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ऊपर सभी आपको विकल्प करेक्ट होंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में। नेक्स्ट सवाल नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैटर के बारे में पदार्थ के बारे में सत्य नहीं है? अब पदार्थ की बात करें तो हमारे आसपास सब कुछ पदार्थ से मिलकर बना है, परमाणु पदार्थ से मिलकर बना है और मैटर को कन्वर्ट किया जा सकता है। पदार्थ ऐसा तो नहीं तो एक ही पदार्थ है, पदार्थ को कन्वर्ट किया जा सकता है यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में पदार्थ बदल सकते हैं लेकिन इसको नष्ट नहीं कर सकते। तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता है। और सभी पदार्थ परमाणु नामक सूक्ष्म कण से मिलकर बने, तो पदार्थ मिले किससे हैं? सबसे सूक्ष्म यूनिट उसकी है वो परमाणु है। नेक्स्ट वाला वायु भूमि तथा जल के भौतिक रासायनिक या जैविक गुणों के अवांछित संशोधन को क्या कहा जाता है? तो ये प्रदूषण की बात हो रही है। तो हमारे आसपास जो भी नेचुरल चीज़ें हैं जैसे वायु है, भूमि है, जल के भौतिक रासायनिक जैविक गुण है, इसमें यदि आप ऐसा संशोधन कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो जो कि वांछित नहीं है, अवांछित मॉडिफिकेशन कर रहे हो जो कि कोई काम का नहीं है, नुकसान पहुंचाता है, वो प्रदूषण आप कर रहे हो, एक तरीके से प्रदूषण कर रहे हो। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ जब आप करते हो तो वो प्रदूषण ही होता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 64 पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रजाति को कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है? तो कीस्टोन प्रजाति है पारिस्थितिकी में जिन प्रजातियों का उन्मूलन पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। तो इकोसिस्टम को जो प्रभावित कर दे ऐसी प्रजातियों को यदि नष्ट कर रहे हो तो वो होगा कीस्टोन प्रजाति। तो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम आपका है जहाँ पर सभी पेड़ पौधे जीवधारी कहीं न कहीं एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और उनमें से कुछ प्रजातियों को आप मार रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, तो वो डिपेंडेंसी रहती है, निर्भरता रहती है जो कि पारिस्थितिक तंत्र को पूरे इकोसिस्टम को गड़बड़ा पूरा यहाँ पर गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, गड़बड़ जाएगा इकोसिस्टम। उस हेतु आपको यहाँ पर कीस्टोन जो प्रजाति है इससे संबंधित पूछा है। जिन प्रजातियों का उन्मूलन यदि आप कर देते हो, ऐसी प्रजाति जिनका उन्मूलन करने से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है वो गंभीर रूप से प्रभावित हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर एमएस ऑफिस में मैक्रोज किस में मदद करता है? अब मैक्रोज है, अब मैक्रो है, अब देखिए ऐसा एक तरीके से फंक्शंस का ग्रुप हो जाएगा, ऐसे कमांड का ग्रुप हो जाएगा। आपको लगता है कोई भी काम आपको दोबारा, जैसे कि आपने किसी को पहले बोल्ड किया फिर इटैलिक किया और उसमें कोई नया इफेक्ट डाला, फॉन्ट डाला, तो वहाँ पर आप अलग अलग कमांड कर रहे हो, ग्रुप्स ऑफ कमांड जब एक साथ। अब इन ग्रुप ऑफ कमांड को मैंने एक ऐसा मैक्रो बना दिया जिस पे एक ही क्लिक कर दूँ ना, ये सभी एक साथ हो जाए। तो दोहरावदार आपको लगता है ये बार बार मेरे को ज़रूरत है ऐसे कार्यों की, तो मैं ऐसा एक मैक्रो बना दूँ जो आपको डायरेक्टली एक क्लिक पर सारा कुछ हो जाए। तो दोहरावदार कार्यों को स्वचालित करने के लिए, ऑटोमेटिकली करने के लिए मैक्रोज का वहाँ पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल निम्न में से कौन से संग्रहालय ने भारत को 7 प्राचीन कलाकृतियाँ वापस करने के लिए डील पर हस्ताक्षर किए? तो समझौता है ये आपको कौन से संग्रहालय ने? ये है ग्लासगो संग्रहालय जो स्कॉटलैंड में है ना। तो ग्लासगो संग्रहालय स्कॉटलैंड ने भारत को 7 प्राचीन कलाकृतियों वापस भारत को करने के लिए डील पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ग्लासगो संग्रहालय स्कॉटलैंड करेक्ट हो जाएगा। कार्बन पृथक्करण कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के अन्य रूपों के दीर्घकालिक भंडारण का वर्णन करता है और ये किसको कम करने के लिए? तो एक तरीके से बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की। ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, उस तापमान बढ़ने के पीछे कारण है वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। CO2 जब बढ़ जाती है तो तापमान बढ़ने का ये भी एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। और बाकी यहाँ पर
ग्रीन हाउस जो गैसेज है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो कार्बन पृथक्करण है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन यहाँ पर जमा हो जाता है जिसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग का ये कारण बन जाता है। नेक्स्ट वाला यहाँ पर प्रजातियों के विलुप्त होने की ओर जाता है। प्रजातियों का विलुप्त होना जैव विविधता का क्षरण है। जैव विविधता, जीवों में जो विविधता है, अलग अलग टाइप की प्रजातियां हैं, और जैव विविधता का क्षरण, यदि जैव विविधता कम हो रही है तो वहाँ पर प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगी। ये एक तरीके से इजी सवाल है। निम्नलिखित में से कौन प्रणाली की अविस्तारात्मक गुणधर्म है? अब दो गुणधर्म होते हैं, एक विस्तारी गुण, एक अविस्तारी गुण। अविस्तारी गुण ऐसा गुणधर्म होता है जो कि पदार्थ की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। यानी एक अविस्तारात्मक गुण एक निकाय की भौतिक संपत्ति है जो निकाय के आकार या निकाय में सामग्री की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। यानी निकाय में जो कितनी सामग्री है, किससे बना हुआ है, यानी जो मात्रात्मक चीज़ है ना उस पर डिपेंड नहीं करने वाली जो गुण है पदार्थ का, भौतिक ऐसा गुण जो उसकी सामग्री किससे कितनी उसमें क्वांटिटी है उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे गलनांक है, गलनांक है किसी भी धातु का या फिर पदार्थ का गलनांक है। कितना भी बड़ा धातु पदार्थ हो उसका गलनांक तो फिक्स रहेगा ना, क्वथनांक फिक्स रहेगा, घनत्व तो फिक्स रहेगा, श्यानता फिक्स रहेगी। तो ऐसी जो क्वांटिटी गुणधर्म है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि निकाय की सामग्री की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, आकार पर निर्भर नहीं करती है, और वो हो जाएगी अविस्तारात्मक गुणधर्म। जैसे तापमान है और द्रव्यमान है, वो आकार पर निर्भर कर, द्रव्यमान कम ज़्यादा हो सकता है तो वो विस्तारी गुण है। आयतन कम ज़्यादा विस्तारी गुण है। मोल है, ऊर्जा है, ये सभी विस्तारी गुण है। और नेक्स्ट यहाँ पर भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? निजी तौर पर विकसित रॉकेट है विक्रम एस। ये 10 नवंबर 2022 को साउंडिंग रॉकेट कॉम्प्लेक्स श्री हरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग हुई। विक्रम एस भारत का पहला जो प्राइवेट तौर पर निर्मित रॉकेट है, और रॉकेट का विकास है ये स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। इसको डेवलप किया है विक्रम एस को वो स्काई रूट एरोस्पेस, जो प्राइवेट निजी की बात हो रही है तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट सवाल नंबर 71, 50 किलोग्राम और 100 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच की दूरी है वो 5 मीटर है, और इसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना न्यूटन होगा? तो एफ आपको पूछा है। एफ होता है क्या है? Gm1m2/r² तो होता है, जहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, और m1 आपको दे रखा है। ये आप याद रखिएगा ऐसे यूनिट में, एक ऐसा यूनिट है किलोग्राम, एक 50 किलोग्राम, एक 100 किलोग्राम। नीचे r² है, यानी उनके बीच की दूरी का स्क्वायर कर दो जो 25 हो जाएगा। तो ये आपके हो जाएगा 25 दूनी 50 यानी 200g। अब 200g एफ हो जाएगा। अब 200g ऑप्शन ए करेक्ट है। जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी की वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को विनियमित करने में मदद कर सकता है? वायु प्रदूषण को विनियमित करने में, कंट्रोल करने में मदद करेगा। कड़े मानक है, इस प्रकार के रूल बना दें, स्टैंडर्ड बना दें, जो लोग उसकी पालना करें तो वायु प्रदूषण वहाँ पर कंट्रोल होगा, लोग डरेंगे। कड़े मानक स्टैंडर्ड है, उसी रूप से काम करेंगे लोग। सीएनजी से डीजल और पेट्रोल को हटाना, सीएनजी से डीजल और पेट्रोल को खत्म करके सीएनजी का इस्तेमाल, वो भी वायु प्रदूषण को कम करेगा, कंट्रोल करेगा। अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे तो करेगा। तो उपरोक्त सभी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला सवाल है कार्बन पृथक्करण वाला, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट सवाल, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ को क्या कहेंगे? जो ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं ऐसे प्राकृतिक नेचुरल रूप से कार्बनिक पदार्थ है वो है दोस्तों जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ऐसे प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। बाकी आप बायोमास देख रहे हो, बायोमास क्या होता है? पौधे या पशु अपशिष्ट है, पौधों का या पशुओं का अपशिष्ट है, जैसे विद्युत या ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे कि लकड़ी है, फसलें हैं, जंगलें हैं, खेतों से मिलने वाला अपशिष्ट है, ये सभी बायोमास है। नेक्स्ट सवाल, क्या एक अनन्य नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट की पहचान करता है? वेबसाइट की पहचान उस वेबसाइट का एड्रेस ही तो होता है। इजी सवाल हो जाएगा, ठीक है, वेबसाइट का एड्रेस है। वर्षा जल संचयन है, ये के लिए एक रणनीति है। वर्षा जल संचयन, वर्षा का जल संचयन है। पानी संरक्षण की तो रणनीति है। इतना इजी सवाल पूछ लिया। अगला सवाल, एक वर्कशीट में डिफॉल्टर हेडर क्या होता है? हेडर सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है ना, कोई भी वर्कशीट में आप काम कर रहे हो, वर्कशीट एक तरीके से एक्सेल सीट तो होती है, इस टाइप से आपको सेल्स देखने को, रो और कॉलम मिलेगी। तो सबसे ऊपर वाला है हेडर। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? हेडर में आपको एक तो नंबरिंग में पेज नंबर मिलेगा, और एक्सेल में डिफॉल्ट हेडर में पेज नंबर और वर्कशीट का नाम मिलेगा। पेज नंबर हेडर के राइट साइड में होता है, यहाँ पर आपको पेज नंबर मिलेगा, और लेफ्ट साइड में होगा उस वर्कशीट का नाम है, वर्कशीट नंबर 1, 2, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा नाम। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि यूजर नेम नहीं होता, वर्कशीट नेम होता, तारीख समय नहीं होता है, उसमें पेज नंबर होता है, तिथि समय भी नहीं होता है, हेडर में ये सब कुछ नहीं होता है।
नेक्स्ट वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल यात्री ओवरपास का उद्घाटन किया है। इस ओवरपास का नाम क्या है? तो मोदी जी ने कहाँ पर पैदल यात्री ओवरपास का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में साबरमती नदी पर। इस ओवरपास का नाम है अटल ब्रिज। ठीक है, अटल ब्रिज याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला गवर्नर जनरल है? तो भारत का गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर है बंगाल का गवर्नर जनरल है जो पहले भारतीय कौन है? इस टाइप से जो ट्रिक भी है, रॉबर्ट है विलियम की मासी, यानी जो सबसे पहले बंगाल में गवर्नर का पद था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट है, ट्रिक याद रखिएगा, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, विलियम की मौसी। इसका मतलब क्या हुआ? रॉबर्ट है, यानी सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर। उसके बाद बंगाल के गवर्नर के बाद पद आया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो रॉबर्ट के बाद है यानी हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। उसके बाद पद आया दोस्तों भारत का गवर्नर का। बंगाल के बाद भारत का गवर्नर जनरल आया तो है विलियम बेंटिंग हो गया। उसके बाद पद आया वायसराय का। गवर्नर जनरल के बाद वायसराय सर्जित हुआ तो यहाँ पर विलियम की यानी कैनिंग बन गया। मोशी लास्ट में है, यानी भारत का जो पहला स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल है। इससे पहले ये है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल मौसी यानी माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का भारतीय है तो सी राजगोपालचारी। ये सभी प्रथम व्यक्ति हो गए। अगला सवाल है, कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में काम करती है? कैश मेमोरी, जो कैशे मेमोरी है वो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैम के मध्य क्या काम करती है? बफर के रूप में काम करती है। रैम और सीपीयू के मध्य है, पहले से ही मेमोरी सेव हो जाती है, काम इजीली हो जाए। यानी सबसे फर्स्ट मेमोरी में कैश मेमोरी का भी नाम आता है। जो रजिस्टर मेमोरी है, कैश मेमोरी सबसे फर्स्टेस्ट मेमोरी रहती है। और नेक्स्ट वाले अस्थायी मेमोरी है कैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन एक द्विसंयोजक आयन है? यहाँ पर विकल्प से आप डायरेक्टली कर सकते हो। क्लोराइड होता है Cl माइनस है, -1 इसका आयन है। और बाकी यहाँ पर सल्फेट की बात करें SO4 2 माइनस है तो द्विसंयोजकता है। फॉस्फेट है PO4 3 माइनस है तो 3 वाला है। और फिर यहाँ पर नाइट्रेट की बात करूँ सिर्फ एक NO3 माइनस है तो यहाँ पर सल्फेट हो जाएगा द्वि के केस में। अगला सवाल है, हाल ही में 4 सप्ताह का अभियान नई चेतना पहल बदलाव की शुरू किया गया। ये अभियान किससे संबंधित है? ये अभियान है दोस्तों नई चेतना पहल बदलाव की 4 सप्ताह का अभियान। महिलाओं को हिंसा को पहचानने और रोकने के लिए तैयार करना। विमेंस को किस टाइप से हिंसा को पहचानने की और रोकने के लिए तैयार रहेगी, वो नई चेतना पहल बदलाव की इस अभियान का उद्देश्य है। अगला सवाल देखते हैं, डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और अग्नि प्राइम की मार्क क्षमता कितनी है, अधिकतम रेंज कितनी है? अग्नि प्राइम जो मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी जो हाईएस्ट जो अधिकतम सीमा है, दूरी है, डिस्टेंस कवर करेगी वो 2000 किलोमीटर। अग्नि प्राइम डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक नई पीढ़ी की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 2 स्टेज मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ये रॉड मोबाइल एंड सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या अपने लाभ के इरादे से बिना अनुमति के तोड़ता है उसे कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति को क्या कहेंगे जो कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या फिर अपने लाभ को, या फिर वो नेटवर्क को नुकसान पहुंचाएगा कंप्यूटर नेटवर्क को, या अपने खुद के लाभ हेतु उस नेटवर्क कंप्यूटर को सिस्टम को ब्रेक करता है तो वो क्रैकर हो जाएगा। एक यहाँ पर टर्म आ रही है इंट्रूडर। इंट्रूडर क्या होता है? इंट्रूडर एक ऐसा हमलावर जो किसी नेटवर्क की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करता है। अब सुरक्षा में नेटवर्क की सुरक्षा की बात हो रही, जो नेटवर्क की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करता वो इंट्रूडर करता है। यानी उसकी अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए नेटवर्क पर हमला करता है वो इंट्रूडर करता है। हैकर तो सब कुछ कोडिंग में काम करेगा। नेक्स्ट बात, यूनिक्स है वो किस में लिखा गया है? अब यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दे रखा है, इन्होंने सही जो विकल्प बताया है रेलवे ने वो जावा नहीं है, सी लैंग्वेज है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 1960 के दशक में विकसित हुआ, बेल लैब्स रिसर्च सेंटर में विकसित किया गया। और इसे सी लैंग्वेज, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, सी में लिखा गया है, न कि जावा में। यूनिक्स है वो सी में लिखा गया। बेल लैब्स में केन थॉमसन, डेनिस रिची, ब्रायन कर्निंगन, डगलस मैकलरॉय, इन्होंने इसको विकसित किया है यूनिक्स को। नेक्स्ट सवाल है, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेल का जो मास्कट शुभंकर है वो श्वाज है। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ गुजरात में। ये पहली बार राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी हुई, 36वां एडिशन गुजरात में हुआ है और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया अहमदाबाद में। राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के 6 सिटी अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर में आयोजित हुआ। और 2023 में जो 37वां राष्ट्रीय खेल है वो अक्टूबर में होने वाला है गोवा में होगा 2023 में राष्ट्रीय खेल 37वां एडिशन। 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रथम रैंक किसने हासिल की?
फर्स्ट रैंक रही है वो सर्विसेज की रही है, सेकंड रही है महाराष्ट्र की। तो सर्विसेज के कितने मेडल है? 61 गोल्ड, 35 रजत और 32 कांस्य मेडल हैं। और जो फर्स्ट रैंक सर्विसेज को दी गई है भरिंदर सिंह ट्रॉफी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, नीचे दी गई सूची के बीच कौन सी धातु संक्षारण प्रतिरोधी है? यानी जो कोरिजन रेजिस्टेंस, जो कोरिजन रस्ट फ्री एक तरीके से धातु है जिस पर जंग नहीं लगता है, ऐसी धातु कौन सी है? और बहुत मजबूत और बहुत हल्का भी है ऐसी धातु जो संक्षारण प्रतिरोधी है, जिस पर जंग नहीं लगेगा और कोरिजन जो रेजिस्टेंट का काम करेगी और मजबूत और हल्का भी है, वो टाइटेनियम हो जाएगा। टाइटेनियम जंग जो बिना जंग रोधी जंग नहीं लगेगा और मजबूत हल्की है। इसके अलावा इरिडियम सबसे अधिक संक्षारण प्रतिरोधी धातु है, जहाँ पर एक्वारेजिया भी काम नहीं करता है। इरिडियम सबसे, जो टाइटेनियम है, इरिडियम है, ये संक्षारण जस्ट जंग विरोधी धातुएं हैं, जंग प्रतिरोधी धातुएं हैं। नेक्स्ट वाले, दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक वुल्फ किसके द्वारा किया गया है? पहला क्लोन है, यानी अपने जेनेटिकली है, वो लैब के अंतर्गत जैसा चाहे उसका कलर उस टाइप से जेनेटिकली क्लोन किया जाता है किसी जानवर वगैरह को, तो वो हो जाएगा। यहाँ पर जो पहला क्लोन आर्कटिक वुल्फ है, दुनिया का आर्कटिक वुल्फ पहला क्लोन है, वो चीन ने किया है। इसका नाम था माया। माया का क्लोन बीजिंग की लैब में 16 वर्षीय मादा दाता आर्कटिक भेड़िया से किया गया और माया इसका नाम दिया गया। और ये यहाँ पर एक तरीके से पहला क्लोन आर्कटिक वुल्फ है। बाकी पहला क्लोन होने वाला जानवर कौन सा? तो उसका नाम था डॉली है। डॉली भेड़ था, जो पहली शीप भेड़ जानवर था जिसको क्लोन किया गया है। और इससे पहले वैसे मेरुदंडीय वर्टिब्रे वाला जो पहला प्रतिरूपित या फिर क्लोन किया गया मेंढक था 1952 में। और अगला सवाल है, हाल ही में भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने अपने नए लोगों का अनावरण कब किया है? तो प्रसार भारती ने नया लोगो जो अनावरण किया है वो 11 जुलाई 2022 को किया है। प्रसार भारती की स्थापना कब की गई है? इसका गठन हुआ है 1997 में। प्रसार भारती 1997 को गठित हुई है। एक कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? कंप्यूटर थोड़ा समझ नहीं सकता है, अंडरस्टैंड चीज़ों को नहीं कर सकता है, बाकी प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल सब कुछ कर सकता है। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, भारत का पहला कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA है, वो कब, कहाँ पर? तो भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिप्रक जागरूकता SSA उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला ये वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिप्रक जागरूकता वेधशाला है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। अगला सवाल है, UNCED का अर्थ क्या है? UNCED ये है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, यानी पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इस UNCED को रियो शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, जो कि 1992 में हुआ था। 3 से 14 जून 1992 में रियो डे जेनेरियो में ये आयोजित हुआ, एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हो जाएगा UNCED। अगला सवाल नंबर 93, ऑपरेशन वेनिला है, ये किसका है? ऑपरेशन वेनिला है भारतीय नौसेना का। ऑपरेशन वेनिला में क्या है? तो इसमें मेडगास्कर में मानवीय सहायता, जो साइक्लोन आया है, आपदा आई है मेडगास्कर में, जो चक्रवात डायन आया है, तो डायन चक्रवात से प्रभावित मेडगास्कर की आबादी की मानवीय सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने चलाया ऑपरेशन वेनिला। अगला सवाल 94, कौन सी विशेष जगह वायु प्रदूषण का कारण बनती है? वायु प्रदूषण के कारण की बात करें तो यहाँ पर सूट हो जाएगा, कालिक हो जाएगी। कालिक वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जैसे कोई भी वस्तु को आप जला देते हो ना, जलाने के बाद जो उसकी राख है, जो काली काली राख आपको मिलता है, पदार्थ मिलता है, जलाने के बाद, चीज़ों को बर्न करने के बाद जो चिमनियों में जमा एक कालिक हो जाती है, या फिर जलती चीज़ों से उत्पन्न होने वाली जो राख है वो सूट होती है, जो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बनती है। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो टर्म्ड एज स्टोर्ड और परमानेंट कुकीज़? कुकीज़ यानी जो कंप्यूटर में कुकीज़ परमानेंट होता है उसे परजिस्टेंट कुकीज़ भी कह सकते हैं। जो परमानेंट है यानी परजिस्टेंट कुकीज़ या फिर स्थायी कुकीज़ क्या होता है? तो उपयोगकर्ताओं की हार्ड ड्राइव पर तब तक संग्रहित की जाती है जब तक कि वो समाप्त नहीं हो जाए, जब तक उपयोगकर्ता कुकी को हटा न दें। तो वेब ब्राउज़र बंद करने के बाद भी ये कुकीज़ उपयोगकर्ता के डिवाइस पर बनी रहती हैं। जो कुकीज़ है, आपने क्या सर्च किया है, ठीक है, आपके सर्च हिस्ट्री वगैरह है, ये बनी रहेगी स्थायी रूप से, वो परजिस्टेंट कुकीज़ कहलाती हैं। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, AQI क्या है? AQI का मतलब है एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो ये इस बात का माप है कि वायु प्रदूषण किस प्रकार कम समय अवधि के भीतर किसी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। एयर क्वालिटी है वो किस टाइप हेल्थ को इफेक्ट करती है, वो AQI यहाँ पर बताता है।
आईपी के कितने वर्जन है? दो प्रकार की आईपी होती है, एक V4 एक V6 है। आईपी जो इंटरनेट प्रोटोकॉल V4 और V6। अब V4 से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। IPv4 कितने बिट्स का होता है? 32 बिट का। IPv6 128 बिट्स का होता है। IPv4 के एग्जाम्पल का सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा IPv4 आईपी एड्रेस नहीं है? तो IPv4 आईपी एड्रेस में आपको 4 टाइप से ये दशमलव में संख्याएं मिलेगी और ये सभी संख्याएं 0 से लेकर 255 के बीच में होना चाहिए। जैसे कि आपको संख्याएं दे दें 156, 4, 112, 7, तो ये IPv4 एड्रेस है। लेकिन यहाँ पर यदि दे दें 958, 4, क्या ये IPv4 एड्रेस है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्याएं होगी डेसिमल के मध्य वो 0 से 255 के मध्य होनी चाहिए। ये है IPv4 एड्रेस है जो कि 32 बिट्स का होता है या फिर कह सकते हो 4 बाइट्स का होता है, क्योंकि 8 बिट्स में एक बाइट होती है। और IPv6 एड्रेस है वो 128 बिट्स का होता है या फिर इसमें 16 बिट के फील्ड आपको मिलेंगे, 8 फील्ड मिलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आपको 4 संख्याएं मिल रही हैं डेसिमल में, इस प्रकार वहाँ पर 8 यहाँ पर सेमी कॉलन से होगी। यहाँ पर डेसिमल में होगी IPv4 में, लेकिन सेमी नहीं कॉलन होगा, सिर्फ कॉलम, इस टाइप से कॉलम में विभाजित होगी IPv6। नेक्स्ट सवाल है, परत वह जगह जहाँ हम रहते हैं जो पृथ्वी की सतह के पास है। सबसे पास में है क्षोभ मंडल, जहाँ पर हम रहते हैं सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर जिसे आप कहेंगे। ट्रोपोस्फेयर से ऊपर है दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सभी परतें हैं पृथ्वी के ऊपर। जहाँ जहाँ जाएंगे सबसे ऊपर बाह्य मंडल जो एक्सोस्फेयर आपको मिलेगा और सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर है जो कि सबसे अधिक घनत्व वाला है। अगला सवाल नंबर 99, हाल ही में चेन्नई में नवंबर 2022 में इक्ष्क नामक एक जहाज लॉन्च किया गया। इक्ष्क क्या है? इक्ष्क एक सर्वेक्षण पोत है। क्या है? सर्वेक्षण पोत है जो नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया। अंतिम सवाल, निम्नलिखित में आपूर्ति पक्ष अर्थशास्त्र पर अधिक जोर देता है। आपूर्ति यानी सप्लाई, सप्लाई कहाँ से होती है? उत्पादन से। तो उत्पादक होगा, उत्पादन चीज़ें होगी, वहाँ से सप्लाई होगी, तो उत्पादक और सप्लाई का संबंध हो जाएगा। विकल्प एक करेक्ट। इस प्रकार आपने देख के जीके के 100 सवाल और इसके बाद मैकेनिकल के सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चंस आपको इसी पीडीएफ में ये सभी सवाल मिल जाएंगे। तो 100 सवाल कंप्लीट होते हुए और 4 जो पेपर है वो जल्दी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन कर सकते हो। और जो न्यू कैंडिडेट हैं अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं और टेक्स्ट बुक से टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं तो TDG के कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक में TDG के कूपन कोड यूज़ करके आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और टेस्ट लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।